नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है यूपी जीके और कंप्यूटर। आप हमारे साथ लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज ये आपका सेट नंबर 35 है, जिसमें आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेक्शन है क्योंकि 35 नंबर का 100 में से आपका ये टॉपिक आता है। तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सकारात्मक बने रहें और धैर्य के साथ लगातार रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। यूपीजी के कंप्यूटर की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको करवा रहे हैं। पीईटी का कंटेंट भी लगातार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और लोअर पीसीएस बैच पे तो अभी ऑफर चल रहा है, वहां पर भी आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो लोअर पीसीएस में बहुत कम समय बचा है, उसको सदुपयोग करने के लिए आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ लगना होगा। तो उस रणनीति के लिए आपको अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होगी, जो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है और क्वेश्चन 1 है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर का मुख्य लाभ क्या है। बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर का मुख्य लाभ क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में केवल अत्यंत आवश्यक सेवाएं जैसे मेमोरी मैनेजमेंट और थ्रेड शेड्यूलिंग ही कर्नल स्पेस में चलती हैं। डिवाइस ड्राइवर, फाइल सिस्टम यदि यूजर स्पेस में चलते हैं, आदि यूजर स्पेस में चलते हैं, इसलिए यदि कोई ड्राइवर क्रैश भी हो जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता है। इससे सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। पेरिफेरल उपकरणों को सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना मुख्य मेमोरी तक सीधे पहुंच प्रदान करना। पेरिफेरल उपकरणों यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना सीधे मेन मेमोरी तक पहुंच प्रदान करना। डीएमए यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हार्डवेयर का एक ऐसा फीचर है जो हार्डवेयर सबसिस्टम जैसे डिस्क ड्राइव को सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना मेन मेमोरी तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके उपयोग से सीपीयू का समय बचता है क्योंकि उसे बड़े डेटा ट्रांसफर के दौरान प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह तकनीकी सिस्टम की समग्र कार्यक्षमता और डेटा ट्रांसफर रेट को बहुत बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी के संदर्भ में थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है। बताइएगा, वर्चुअल मेमोरी के संदर्भ में थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। सिस्टम का अपना अधिकांश समय निर्देशों को निष्पादित करने के बजाय पेज फॉल्ट्स को संभालने और पेजों को स्वैप करने में व्यतीत करना। थ्रैशिंग तब होती है जब सिस्टम की वास्तविक मेमोरी बहुत कम हो जाती है और सक्रिय प्रक्रियाएं बार बार उन पेजों की मांग करती हैं जो रैम में नहीं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अधिकांश समय हार्ड डिस्क और रैम के बीच पेजों की अदला बदली में लगाता है, जिससे सीपीयू का उपयोगी कार्य लगभग शून्य हो जाता है। इसे रोकने के लिए अधिक रैम लगाना सबसे अच्छा समाधान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क में IPv4 पते 192.168.1.1/24 में /24 क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है सबनेट मास्क में नेटवर्क हिस्से के लिए 24 बिट्स का उपयोग किया गया है। CIDR यानी कि क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन में /24 का अर्थ है कि 32 बिट IPv4 एड्रेस में से शुरुआती 24 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए रिजर्व हैं। बचे हुए 8 बिट्स का उपयोग होस्ट एड्रेस के लिए किया जाता है। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है और इस नेटवर्क में अधिकतम 254 डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP और UDP के बीच मुख्य अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP और UDP के बीच में मुख्य अंतर क्या है।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। टीसीपी एक विश्वसनीय कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी अविश्वसनीय और कनेक्शन रहित है। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल गारंटी देता है कि डेटा सही क्रम में और बिना किसी त्रुटि के गंतव्य तक पहुंचेगा। यह 3-वे हैंडशेक का उपयोग करता है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें एरर चेकिंग नहीं होती है और यह वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए उपयुक्त है। टीसीपी का उपयोग एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी जैसे प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एसक्यूएल इंजेक्शन हमला क्या है? बताइएगा, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एसक्यूएल इंजेक्शन हमला क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, किसी वेबसाइट के डेटाबेस में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल क्वेरी सम्मिलित करना ताकि अनधिकृत डेटा तक पहुंचा जा सके। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेब सुरक्षा भेद्यता है जो हमलावर को एप्लीकेशन के डेटाबेस द्वारा की जाने वाली क्वेरीज में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। इसके माध्यम से हैकर पासवर्ड, उपयोगकर्ता का विवरण और संवेदनशील वित्तीय जानकारी चुरा सकते हैं। इससे बचने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थित CMOS बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह कंप्यूटर के बंद होने पर भी सिस्टम के समय, दिनांक और बायोस सेटिंग को सुरक्षित रखती है। CMOS बैटरी एक छोटी सिक्के जैसी बैटरी होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है, आमतौर पर CR2032। जब कंप्यूटर मेन पावर में डिस्कनेक्ट हो जाता है तब भी यह बैटरी CMOS चिप को शक्ति प्रदान करती है। इसी कारण से जब आप कई दिनों बाद अपना कंप्यूटर चालू करते हैं तो समय और दिनांक बिल्कुल सटीक रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल भाषा को मशीन कोड में बदलते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य तकनीकी अंतर क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में अनुवादित कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन अनुवाद कर उसे निष्पादित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और उसे एक निष्पादन योग्य फाइल .exe में बदल देता है। यह तेज होता है, उदाहरण के लिए C++, जावा। इंटरप्रेटर स्रोत कोड को लाइन दर लाइन पढ़ता है, अनुवाद करता है और निष्पादित करता है। यदि कोई त्रुटि आती है तो वह वहीं रुक जाता है, उदाहरण के लिए पाइथन और रूबी, ये भाषाओं के नाम है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के। कंपाइलर निष्पादन से पहले त्रुटियों की सूची प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट आर्किटेक्चर में DNS का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर में DNS डोमेन नेम सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह डोमेन नेम जैसे www.google.com को IP एड्रेस जैसे 142.250.190.46 में परिवर्तित करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है। तो डोमेन नाम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करना किसका काम है? DNS का काम है, डोमेन नेम सिस्टम का काम है। DNS को इंटरनेट की फोन बुक कहा जाता है। इंसान डोमेन नाम याद रखते हैं जबकि कंप्यूटर और राउटर IP एड्रेस से संचार करते हैं। DNS सर्वर इन मानव पठनीय डोमेन नामों को मशीन पठनीय IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है ताकि ब्राउजर सही वेबसाइट सर्वर तक पहुंच सके। DNS पोर्ट 53 पर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के संदर्भ में डीप लर्निंग की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो इसे पारंपरिक मशीन लर्निंग से अलग करती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। यह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है जिसमें कई हिडन लेयर्स होती हैं। तो डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड है जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। इसमें डीप शब्द का अर्थ नेटवर्क में मौजूद कई परतों से है जो बहुत जटिल पैटर्न जैसे चेहरे की पहचान, भाषा प्रसंस्करण को सीखने में सक्षम बनाती हैं। इसके लिए भारी मात्रा में डेटा और उच्च कंप्यूटेशनल पावर GPUs की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रसंस्करण के संदर्भ में हडूप फ्रेमवर्क का वह मुख्य घटक कौन सा है जो बड़े डेटा सेट को छोटे भागों में तोड़कर समानांतर रूप से प्रोसेस करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस हडूप का एक मुख्य प्रोसेसिंग इंजन है। यह बड़े डेटा को क्लस्टर के
कई नोड्स पर समानांतर रूप से प्रोसेस करने की सुविधा देता है। मैप फंक्शन डेटा को की वैल्यू पेयर में फिल्टर और सॉर्ट करता है, जबकि रिड्यूस फंक्शन उन परिणामों को सारांशित करता है, समराइज करता है। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आर्किटेक्चर में सेंसर और एक्चुएटर्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। सेंसर भौतिक वातावरण से डेटा एकत्र करते हैं, जबकि एक्चुएटर्स सिस्टम के निर्णय के आधार पर कोई भौतिक कार्य करते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर का कार्य भौतिक दुनिया जैसे तापमान, प्रकाश, गति से डेटा मापना और एकत्र करना है। उदाहरण के लिए थर्मोस्टेट सेंसर। एक्चुएटर्स इसके विपरीत कार्य करते हैं, वे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त करके उसे भौतिक गति या क्रिया में बदलते हैं। उदाहरण के लिए मोटर चालू करना, वाल्व बंद करना। ये दोनों IoT सिस्टम के भौतिक लेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्किंग में प्रयुक्त मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह एक 48 बिट 6 बाइट का भौतिक पता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हार्ड कोड होता है। मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक 48 बिट 6 बाइट का विशिष्ट पहचान करता है जो निर्माता द्वारा NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन किया जाता है। इसे भौतिक पता या हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है और इसे सामान्यतः हेक्साडेसिमल प्रारूप में दर्शाया जाता है, जैसे 00:1A:2B:3C:4D:5E। तो ये क्या है? एक हेक्साडेसिमल प्रारूप में हार्डवेयर पर लिखा हुआ आपका भौतिक पता है, किसका? मैक एड्रेस। ठीक है, यह OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग में उस सर्विस मॉडल को क्या कहा जाता है जिसमें क्लाउड प्रदाता ग्राहकों को संपूर्ण एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपयोग के लिए प्रदान करता है, जैसे जीमेल और गूगल डॉक्स। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक क्लाउड मॉडल है जहां उपयोगकर्ता को वेब ब्राउजर के माध्यम से पूर्ण विकसित एप्लीकेशन प्रदान किया जाता है, जैसे जीमेल, ऑफिस 365, सेल्सफोर्स। IaaS में बुनियादी ढांचा सर्वर स्टोरेज किराए पर दिया जाता है, जैसे AWS EC2। PaaS में डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने और परिनियोजित डिप्लॉय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म OS प्लस डेटाबेस दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कैश कोहेरेंस समस्या तब उत्पन्न होती है जब? ऑप्शन बी, एकाधिक प्रोसेसर एक ही मुख्य मेमोरी डेटा की अलग अलग स्थानीय कैश प्रतियां रखते हैं और उनमें से कोई एक प्रोसेसर डेटा को अपडेट कर देता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स एक ही मुख्य मेमोरी डेटा की अलग अलग स्थानीय कैश यानी कि लोकल कैश मेमोरी में प्रतियां रखते हैं, यानी कॉपीज रखते हैं। कैश कोहेरेंस साझा मेमोरी वाले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। जब एक प्रोसेसर किसी साझा डेटा को अपनी स्थानीय कैश में बदलता है तो अन्य प्रोसेसर्स को कैश में वही डेटा पुराना हो जाता है। इस विसंगति को रोकने के लिए स्नूपिंग और डायरेक्टरी वेस्ट जैसे कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर सेक्शन पूरा हो गया। जो आगे हम प्रश्न देखेंगे वो UPGK के होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नदी को नेपाल में अपनी ऊपरी प्रवाह तंत्र में कर्णाली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नदी को नेपाल में अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में कर्णाली के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, घाघरा नदी। घाघरा नदी को नेपाल तिब्बत के पास में इसके उद्गम स्थल और ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में कर्णाली या कोरियाला के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर, अयोध्या और बलिया से होकर बहती है और अंततः बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के महान निबंधकार और आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइएगा। हिंदी साहित्य के महान निबंधकार और आलोचक
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बलिया छपरा गांव में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओज बलिया गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, निबंधकार और उपन्यासकार थे। बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल और आलोक पर्व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रुहेलखंड बरेली क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहुत आसानी से इसका उत्तर आप दे पा रहे होंगे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में रुहेलखंड मुख्यतः बरेली क्षेत्र का नेतृत्व पूर्व रुहेला शासक के वंशज खान बहादुर खान ने किया। उन्होंने एक बड़ी सेना खड़ी की और ब्रिटिश सेना का कड़ा विरोध किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। अन्य नेताओं में बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद प्रयागराज और कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संदर्भ में धुरिया लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र और किस समुदाय से संबंधित है? तो धुरिया लोक नृत्य के बारे में प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र, प्रजापति या कुम्हार समुदाय। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रजापति यानी कि कुम्हार समुदाय के लोगों द्वारा मांगलिक अवसरों पर महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। बुंदेलखंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में राई है, पाई डंडा है और सैरा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की मध्यकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में संभल में स्थित ऐतिहासिक जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और जो भारत में सबसे पुरानी जीवित मुगल संरचनाओं में से एक है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश की मध्यकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में संभल में स्थित ऐतिहासिक जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जो भारत में सबसे पुरानी जीवित मुगल संरचनाओं में से एक है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बाबर। संभल की ऐतिहासिक जामी मस्जिद का निर्माण मुगल वंश के संस्थापक बाबर के आदेश पर 1526 ईस्वी में उसके सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा करवाया गया था। यह भारत में मुगल काल की सबसे पुरानी जीवित मस्जिदों में से एक है, पानीपत की काबुल बाग मस्जिद के साथ। यह मस्जिद मुगल स्थापत्य कला के प्रारंभिक दौर को दर्शाती है। अगला प्रश्न है आपका कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से अंडालुसाइड खनिज, जिसका उपयोग मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरी ताप सही उद्योगों में होता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहुतायत में पाया जाता है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मिर्जापुर और सोनभद्र। अंडालुसाइड एक अत्यंत महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है। यह खनिज उच्च तापमान सहने की क्षमता के कारण भट्टियों और सिरेमिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र विंध्यन पर्वत श्रेणी जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात राज्य में सबसे कम यानी कि न्यूनतम है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है यूपी में सबसे कम है 851, प्रति 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं। गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत और हमीरपुर दोनों का 861 का स्थान आता है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है 1024 जिले, जिसके बाद आजमगढ़ 1019, फिर देवरिया 1017। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। 2001 की जनगणना में ये 898 था, 14 की वृद्धि हुई थी 2011 में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। उत्तर प्रदेश की एक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद इसके सकल राज्य उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान तृतीय क्षेत्र का रहता है, लगभग 49 से 51%। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का आता है लगभग 24 से 26% कृषि में, और फिर आता है द्वितीय क्षेत्र का उद्योग और विनिर्माण लगभग 25 से 27%। ये प्रवृत्ति पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के भी अनुरूप है, जहां सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर। प्राचीन कौशाम्बी नगर वर्तमान में प्रयागराज के समीप कौशाम्बी जिला यमुना नदी के तट पर स्थित था। यह 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की गौरवशाली राजधानी थी, जहां प्रसिद्ध शासक उदयन ने राज किया था। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक प्रमुख और पवित्र तीर्थस्थल रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में बोक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है, जो स्वयं को राजपूतों पवार वंश का वंशज मानती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, बिजनौर। बोक्सा या बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले तराई क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। यह स्वयं को राजपूत घराने, विशेषकर धार नगर के पवार राजपूत वंश का वंशज मानते हैं। इस जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों प्रचलित हैं और इनकी आराध्य देवी चामुंडा देवी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस मस्जिद का निर्माण मूल रूप से अटाला देवी के अधूरे मंदिर के स्थान पर किया गया था। इसे किसने पूर्ण करवाया है? तो ये अटाला मंदिर पर बनने वाला मस्जिद है और सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी, इब्राहिम शाही सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद की नींव 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अटाला देवी के एक अधूरे मंदिर के स्थान पर रखी गई थी, परंतु इसके निर्माण का वास्तविक और पूर्ण कार्य 1408 ईस्वी में जौनपुर के सबसे महान सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी द्वारा पूरा करवाया गया। इस मस्जिद में मीनारों का अभाव सरकी स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस आर्द्रभूमि को देश का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सुरहाताल। सुरहाताल एक विशाल गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है और यहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं और इसका नाम जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के दूसरे सबसे बड़े पशु मेले के रूप में विख्यात ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बलिया। प्रसिद्ध ददरी मेला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महर्षि भृगु की तपोभूमि पर आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर-नवंबर के अवसर पर लगता है और इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, बिहार के सोनपुर मेले के बाद। यह मेला राज्य की ग्रामीण संस्कृति और कृषि अर्थव्यवस्था का एक जीवंत प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए 1893 में स्थापित प्रतिष्ठित काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए 1893 में स्थापित प्रतिष्ठित काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि के विकास और प्रचार प्रसार के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी काशी में की गई थी। इसके मुख्य संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, जिनके साथ राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों के को राम, श्याम और शिव की त्रिमूर्ति कहा जाता है, भी शामिल थे। इस संस्था ने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है आपका कि 4 जून 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारतीय नौसेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? यह प्रश्न मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में सीजी सिटी क्षेत्र में अत्याधुनिक नौसेना शौर्य वाटिका का औपचारिक उद्घाटन 4 जून 2026 में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक युद्धपोत आईएनएस गोमती के विभिन्न हिस्सों, मिसाइलों और सैन्य उपकरणों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए सहेजा गया है। ये वाटिका युवाओं में सेना और नौसेना के प्रति देशभक्ति और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि जलवायु और मिट्टी के आधार पर राज्य को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से तराई क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, उच्च वर्षा, दलदली भूमि और घने हाथी घास के जंगल। तराई क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित एक दलदली और नमी पट्टी है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली भूमिगत नदियां पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, जिससे यह क्षेत्र दलदली हो जाता है। ये क्षेत्र उच्च वर्षा, घने जंगलों, हाथी घास और गन्ना तथा धान की सघन खेती के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नोएडा। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। यह संस्थान श्रम, रोजगार और संबंधित सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन का कार्य करता है। इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोक रंगमंच की प्रसिद्ध विधा नौटंकी के संदर्भ में इसके हाथरस घराने शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। इसमें शास्त्रीय गायन और भक्ति रस संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी की दो प्रमुख शैलियां यानी कि दो घराने अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, एक हाथरस शैली और दूसरी कानपुर शैली। हाथरस शैली में संगीत, शास्त्रीय गायन और भक्ति श्रृंगार रस पर अधिक बल दिया जाता है। इसके विपरीत कानपुर शैली में संवाद, अभिनय और वीर रस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने नोड्स या शहरों को विकसित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, 6। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। उन्नाव प्रस्तावित है लेकिन अंतिम मंजूरी अभी नहीं मिली है। तो जो फाइनल डिसीजन है वो होना बाकी है, इसलिए यहाँ पर हम उन्नाव को अभी नहीं जोड़ सकते हैं। ऑफिशियली अभी 6 ही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स को रक्षा विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल धम्मेक स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? ये आपका स्थित है सारनाथ में। धम्मेक स्तूप वाराणसी के समीप सारनाथ में स्थित एक विशाल बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि यह स्तूप ठीक उसी स्थान पर चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। तो प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर और रामाभार स्तूप स्थित है, जहां बुद्ध ने शरीर का त्याग किया था। तो आज का कंटेंट यहीं पूरा होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का जो 35 प्रश्न है उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कैसा रहा आज का कंटेंट। वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जब जाते हैं तो वहां पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन आता है, वो भी कर दीजिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस निरंतरता बनाए रखिए, सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए। धीरे धीरे सब होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए और वहां पर हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।